गुड मॉर्निंग ऑल। मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल। आज हम एमए भूगोल में पर्यावरणीय ज्योग्राफी जो पेपर है उसके चौथे सेक्शन की पे बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण प्रबंधन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। पर्यावरण के संबंध में आपने अब तक काफ़ी जानकारी हासिल कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम पर्यावरण की समझ को जान चुके हैं। पर्यावरण प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर वर्तमान समय में काफ़ी विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण अपने आप में एक विशाल संकल्पना है जिसमें कई सारे पक्ष, कई सारे विषय के विचारधाराएं और कई सारे घटक शामिल होते हैं। और वर्तमान समय में हम जिस तरीके की व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं उन व्यवस्थाओं का प्रभाव सबसे अधिक यदि किसी भौतिक तत्व या भौगोलिक तत्व पर पड़ रहा है तो वो पर्यावरण है। और पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, ऐसा हम जान चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें लंबे समय तक हमारे वातावरण को, पर्यावरण को जीवन अनुकूल बनाए रखने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो बहुत महत्वपूर्ण बात ये होगी कि हमें पर्यावरण को प्रबंधित करना पड़ेगा, पर्यावरण को व्यवस्थित करना पड़ेगा। प्रबंधन मैनेजमेंट जो है वो वर्तमान आधुनिक अवधारणा है, परंतु ऐसा नहीं है कि प्रबंधन यहाँ से ही शुरू हुआ है। प्रबंधन का काफ़ी कुछ विचार हमें प्राचीन भारतीय साहित्य में भी देखने को मिलता है, परंतु आधुनिक व्यवस्थाओं के संबंध में प्रबंधन को हम लोग जानें और पर्यावरण प्रबंधन क्या है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण प्रबंधन को परिभाषित करने का प्रयास कई सारे विद्वानों ने किया है। इनमें मैं आपको एक परिभाषा जिम्बरमैन की दे रहा हूँ, जिन्होंने बताया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तरकालीन उद्देश्यों के लिए उपभोग की वर्तमान आवश्यकताओं को कम करना ही संसाधन प्रबंधन है। अतः प्रबंधन के अंतर्गत हमें हमारे जो लाभ प्राप्त करने के जो उद्देश्य हैं और उन्हें भविष्य में प्राप्त करने के लिए हमें आज वर्तमान की आवश्यकताओं को सीमित करना पड़ेगा। अर्थात जो प्राप्त हमें हो रहा है उसे पर्याप्त मानकर चलना पड़ेगा। अति लोभ की अवधारणा को खत्म करना पड़ेगा ताकि हम भविष्य के लिए पर्यावरणीय घटकों को संसाधित कर सकें, प्रबंधित कर सकें। वहीं दूसरे विद्वान टॉफ ने भी इसी तरीके की परिभाषा दी है और उन्होंने बताया है कि दीर्घ समय तक अधिकाधिक लोगों की ज़्यादा भलाई करना ही संसाधनों का प्रबंधन है। अर्थात हमारा मूल उद्देश्य इस धरती पर मानव जीवन को लंबे समय तक टिकाए रखना, बनाए रखना है। और ऐसी स्थिति में हम लोगों को जीवन अनुकूल आवश्यकताएं के संसाधन उपलब्ध करवा पाएँ, इसके लिए हमें वर्तमान समय में उपलब्ध संसाधनों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, उन्हें प्रबंधित करना पड़ेगा। उपयोग को घटाकर ही हम उनको प्रबंधित कर सकते हैं। नवीन निर्माण हम कुछ संसाधनों का करके प्रबंधित कर सकते हैं, विकल्पों के तौर पर रखकर उनका प्रबंधित कर सकते हैं। टॉफ काफ़ी यही मानना है जैसा कि उन्होंने अपनी परिभाषा में दिया है। वहीं एक और परिभाषा हम पार्किनन की देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि संसाधनों के प्रयोग द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करके समाज की सुरक्षा की खोज प्रबंधन है। यहाँ पर बात वही है और इन्होंने ये कहा है कि संसाधनों को हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के तरीके से उपयोग करें, अर्थात उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम उनको काम में लें। ख़ास तौर पे यहाँ पर हम लोग इसमें रिसाइकल की अवधारणा को भी समझ सकते हैं
कि संसाधनों का अधिक से अधिकतम उपयोग हम किस तरीके से करते हैं कि संसाधनों को एक ही बार में उपयोग करके उन्हें न छोड़ें, अपितु उन्हें दोबारा द्विचक्रीय व्यवस्था से प्रबंधित करें। इस तरीके की खोज करके हम समाज की सुरक्षा का खोज का जो प्रबंधन है वही पर्यावरणीय प्रबंधन कहलाता है। संसाधनों का नवीनीकरण बनाए रखते हुए अधिकतम उपयोग, अर्थात संसाधनों को रिसाइकलिंग करना, रिनोवेशन करना ही संसाधनों का प्रबंधन करना है या उनके विकल्पों की खोज करना है। कई सारे संसाधन ऐसे हैं जिन्हें रीयूज किया जा सकता है, उन्हें पुनर्उपयोग किया जा सकता है, तो उन्हें एक ही बार में उपयोग करके छोड़ने के बजाय हमें उन संसाधनों को आगे आने वाले समय के लिए वापस से नवीनीकरण करके प्रयोग में लेना चाहिए। इसी तरीके से संसाधनों के प्रबंधन की परिभाषाओं को समझने के पश्चात हम ये लोग जान सकते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का प्रबंधन कर सकते हैं या पर्यावरण प्रबंधन के क्या क्या चीज़ें हो सकती है और किन नीतियों पर हमें विचार करना होगा। तो इसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन पर नियंत्रण सबसे पहले करना होगा, क्योंकि वर्तमान समय में इस लाभकारी व्यवस्था ने लोगों को संसाधनों के अति दोहन को प्रोत्साहित किया है, उस पर नियंत्रण आवश्यक है। मानव की अविवेकपूर्ण गतिविधियों पर रोक लगाना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य बिना सोचे समझे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके तात्कालिक प्रभावों, दूरगामी प्रभावों को वो न समझ करके सिर्फ तात्कालिक छोटे से लाभ के लिए वो बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषणों पर नियंत्रण आवश्यक है। पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत भी ये महत्वपूर्ण पक्ष है कि आज वर्तमान में जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं उन पर नियंत्रण है। जैव विविधता का संरक्षण भी पर्यावरण प्रबंधन की एक नीति और नियोजन हो सकता है। भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण को पोषणीय आधार प्रदान करना अर्थात पर्यावरण को संबल प्रदान करना और उन्हें टिकाऊ विकास के आधार पर काम में लेना ही पर्यावरण प्रबंधन का एक पक्ष है। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं पर्यावरण प्रबंधन के लिए समन्वय स्थापित करना, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उस पर निरंतर निगरानी रखना, पर्यावरण चेतना जगाने के लिए पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था करना, पर्यावरण के बारे में निरंतर शोधरत रहते हुए पर्यावरण संरक्षण के उपाय खोजना, ये पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित ये नीतियाँ हैं जिनको लागू करना आवश्यक है। प्रबंधन के लिए इनको लागू करना आवश्यक है और ये वो सब नीतियाँ हैं जो पर्यावरण को सुव्यवस्थित करने में मनुष्य का सहयोग करेगी। यदि हम पर्यावरण प्रबंधन के पक्षों के बारे में बात करें तो पर्यावरण प्रबंधन के कई सारे पक्ष हमारे सामने हैं कि किस तरीके से पर्यावरण प्रबंधन को किया जा सकता है। इसमें सबसे पहली बात हम लोग करेंगे वो है पर्यावरण बोध व चेतना। पर्यावरण बोध व चेतना एक महत्वपूर्ण विचार है कि जब तक हम किसी भी घटक तत्व के बारे में समझ नहीं पाएंगे, समझ विकसित नहीं होगी, तब तक हम उसका महत्व नहीं समझ सकते हैं। आज पर्यावरण के साथ भी यही हो रहा है और ये चेतना और बोध का ही पक्ष है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से समझ रहे हैं। यदि हम लोग इस चीज़ को एक तुलनात्मक अध्ययन से देखें तो हम पाएंगे कि आज से कई हजार साल पहले भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विकास क्रम हुआ है और उसके जो उपलब्ध ग्रंथ हमारे पास हैं, यदि हम उनको देखें तो हम पाते हैं कि उस समय मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक था और सिर्फ प्राकृतिक इसलिए नहीं था कि वो प्रकृति में ही जीवन यापन कर रहा था, अपितु इसलिए था कि मनुष्य प्रकृति की समझ भी रख रहे थे और उस प्रकृति की समझ को उन्होंने उस समुदाय में प्रचारित किया और विभिन्न उपालंबों के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि ये प्रकृति जीवन दाता है और प्रकृति मनुष्य के साथ या हम समुदाय के साथ सामंजस्य बना करके चलने में ही इसकी भलाई होती है। अतः ये चेतना और बोधता का पक्ष है जिसे कोई भी समाज उस चीज़ को समझता है। आज के हजारों साल पहले के समाज में ये समझ थी और आज हम जब बात करें तो आधुनिक व्यवस्थाओं का जब से विकास क्रम शुरू हुआ है तो पर्यावरण के साथ समझ न होकर के पर्यावरण को एक मात्र संसाधन मान लिया गया और उसको ये माना गया कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। परंतु एक लंबे समय की परिस्थितियों के पश्चात ये ज्ञात हो गया कि ये एक पक्षीय व्यवहार नहीं है अपितु द्विपक्षीय व्यवहार है, गिव एंड टेक वाला व्यवहार है कि हम क्या दे रहे हैं
और हमें क्या लेना है या हम क्या ले रहे हैं तो उसे क्या दे सकते हैं। ये पर्यावरण की बोध और चेतना से संबंधित है, जिसे आज प्रबंधन के अंतर्गत समझाने की आवश्यकता वर्तमान सभ्यता के लोगों को पड़ रही है। तो ये बहुत आवश्यक है कि जब तक हम पर्यावरण के बारे में मनुष्यों में, सभ्यता के लोगों में समझ विकसित नहीं होगी, तब तक वो पर्यावरण का प्रबंधन किसी भी हाल में सफल नहीं हो पाएगा। पर्यावरण बोध का स्तर जानना इसके अंतर्गत ही शामिल है। दूसरी बात हम करें तो इस प्रबंधन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण। पर्यावरण की शिक्षा लोगों को दी जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्तियों में समझ विकसित होती है। अतः पहले लोगों को उस तथ्य से संबंधित चीज़ें, शिक्षाएं दी जाए, और इसके लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा पर्यावरण का प्रशिक्षण दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रबंधन करने के लिए पर्यावरण के विभिन्न पक्षों के बारे में शोध और संसाधनों का शोध किया जाना आवश्यक है, ताकि लोगों को उसके बारे में नवीन जानकारियाँ प्राप्त हो सके। वहीं तीसरा इसका पक्ष संसाधनों का प्रबंधन है। जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका वर्गीकरण करना, मूल्यांकन करना, सर्वेक्षण करना और ऊर्जा, खनिज, मृदा तथा जल संसाधनों का संरक्षण करना इसमें शामिल है। वहीं पर्यावरण प्रबंधन का एक पक्ष पर्यावरण अवक्रमण व प्रदूषण नियंत्रण है, कि अब तक जो समस्याएं पर्यावरण में उत्पन्न हो चुकी हैं, पर्यावरण का जितना विनाश अब तक लोगों के द्वारा किया जा चुका है, उसको नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। क्योंकि समझ विकसित होने से और सिर्फ जानकारी या शिक्षा होने से जब तक वह व्यवहार में नहीं आएंगी, तब तक कोई खास फायदा नहीं होगा। अतः पर्यावरण का प्रबंधन के अंतर्गत अवक्रमण जो हो चुका है और प्रदूषण जो वर्तमान में प्रचारित है, उनका नियंत्रण होना आवश्यक है। पर्यावरण प्रबंधन का एक अन्य पक्ष पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन आवश्यक है। पर्यावरण प्रभाव के मूल्यांकन से तात्पर्य है कि वर्तमान पर्यावरण दशाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि पर्यावरण पर वर्तमान समय की व्यवस्थाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसका क्या असर हो रहा है। उत्पादन की वर्तमान व प्रस्तावित तकनीक का मूल्यांकन, कि वर्तमान समय में जो तकनीक उत्पादन के लिए काम में ली जा रही है, विकास के लिए जो काम में ली जा रही है, उस तकनीक का पर्यावरण पर कितना गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात से जो एक उत्पादन का बड़ा पैमाना शुरू हुआ और उसके लिए जो तकनीक काम में ली गई, उसमें सिर्फ उत्पादन को ही लक्ष्य रखा गया, पर्यावरण के किसी भी घटक के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक अलाभकारी तकनीकें हुई। तो तकनीकों के माध्यम से पर्यावरण का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। तकनीक विकास की समीक्षा आवश्यक है कि तकनीक का विकास बढ़ाया जाए और वर्तमान समय में इसके लिए प्रबंधन के अंतर्गत एक टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, जिसे हम लोग इको फ्रेंडली कहते हैं। और इको फ्रेंडली से तात्पर्य यही होता है कि एक ऐसी तकनीक उत्पादन के लिए, विकास के लिए काम में ली जानी चाहिए जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखती हो, जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाती हो। निश्चित रूप से इस चैप्टर में हमने आज दो पक्षों के बारे में, दो चीज़ों के बारे में बात करी है, परिभाषा और पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष। इससे आगे वाले क्रम में हम वन संसाधन प्रबंधन और कृषि भूमि प्रबंधन के ऊपर बात करेंगे।